हे गाइस, वेलकम बैक। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खत्री सर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, मैं बोलता हूँ कई बार आप लोगों ने प्रोनाउंस पढ़ लिए होंगे, बट द वे वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। आज जिस तरीके से हम लोग प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, ये आप लोगों के लिए एक अलग अनुभव लेकर के आएगा। प्रोनाउन की ग्रामर में किस प्रकार एरर आती है, प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, प्रोनाउन को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कहाँ कहाँ आपको बचना पड़ेगा, और एक बड़ी ही प्यारी ट्रिक से सभी प्रकार के प्रोनाउंस को अपन कवर करने वाले हैं। तो समझना जरूर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले पढ़ा है, लेकिन आज एक रिफाइन, एक बहुत ही बढ़िया सेशन आपके सामने आएगा जिससे आपको प्रोनाउंस की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, देखो डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन क्या बोल रहा है। प्रोनाउन की डेफिनेशन में बोल रहा है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। ये बोल रहा है प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, रेपिटेशन को, बार बार जो पुनरावृत्ति हो रही है उसको अवॉइड करने के लिए इसका यूजेस किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, ये बोल तो दिया भाई, नाउन के जगह पर यूज होने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन बोलते हैं, और बार बार नाउन की पुनरावृत्ति को पुनरावृत्ति होने से बचने के लिए ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है। लेकिन थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने बोला नाउन के प्लेस पर, नाउन क्या होती है? नाउन होती है नेमिंग। नेमिंग किसकी होती है? नेमिंग होती है, आप देखते होगे, पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी हम लोग अगर हिंदी की बात करते हैं, आप लोगों ने यही सुना होगा भाई, पर्सन किसी व्यक्ति के, किसी जगह के या किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का हमने ऑलरेडी एक बहुत ही प्यारा सेशन कर रखा है। तो यहां समझने वाली बात है, जब मैं इस प्रकार से लिखता हूं, राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये मैंने इस प्रकार से यहां पे लिख दिया कि राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब इस सेंटेंस में अगर ध्यान दे तो एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या रहता है? एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके बाद में एक वर्ब हो सकती है, ठीक है, फिर एक एक्स्ट्रा वर्ड्स हो सकते हैं, और फिर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये मैं आपको एक सेंटेंस बना के इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। इवन अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ग्रामेटिकली तो वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है आज इस टॉपिक के बाद में, कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी भाई, प्रोनाउन सही में कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं, कहाँ कहाँ बचना है, और क्या क्या इनकी वैल्यू होती है रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, तो राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आप देख रहे हो यहाँ पे हमने राहुल यूज किया है। अब राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अब मैं अगली लाइन में दोबारा राहुल बोलने की जगह मैं यहाँ पे ये बोलूंगा, ही वर्क्स ही ही वर्क्स हार्ड। मतलब वो बहुत मेहनत करता है। तो देख रहे हो भाई, मैंने राहुल के लिए जो वर्ड यूज किया है वो मैंने यूज किया है ही। तो राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही वर्क्स हार्ड, या ही वर्क्स रियली हार्ड। तो ये जो ही हुआ ना, ही हमने यूज किया है राहुल के लिए, और यही प्रोनाउन की पहली डेफिनेशन है कि आप बार बार नाउन को रिपीट ना करें, बार बार राहुल ना बोलें, उसकी जगह पर आप एक वर्ड लेते हैं, उसे बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे राहुल के लिए ही हुआ। अगर मैं यहाँ पे बोलता जयपुर, जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ, आप दिल्ली में रहते हो, आप हैदराबाद रहते हो, आप गंगानगर रहते हो, आप मान लो कहीं भी रहते हो, तो आप उस जयपुर के लिए या उस प्लेस के लिए आप इट यूज करते हो ना, तो ये भी एक प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, ताकि उसकी रिपीटेशन खत्म हो जाए, उसकी बोरियत खत्म हो जाए ना, अच्छा लगे बोलने में, बात करने में अच्छा लगे। आप सोच के देखो, आप बोलो कि राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राहुल वर्क्स रियली हार्ड, राहुल गोज टू मार्केट, राहुल परचेज द कार लास्ट ईयर। तो ये कितना अजीब लगेगा ना, आप राहुल राहुल बोले जा रहे हो, तो उसके प्लेस पर जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं वो प्रोनाउन होते हैं। बट बहुत ही खास बातें हमारे लिए ये भी समझने वाली हैं कि जब आप पैराजंबल पैराजंबल अब अगर छोटे बच्चे हैं आप, क्योंकि ये ऐप पर भी क्लास आएगी, तो अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप ये चीज़ रियलाइज करें कि छोटे बच्चे
स्कूल जाने वाले बच्चे, उनके लिए पैराजंबल नहीं आते इतने खास रूप से, लेकिन क्लासेस में पैराजंबल आते हैं। मतलब स्कूल में पैराजंबल आपके सेंटेंसेस में होते हैं, आप कंपटीशन लेवल पे जाएंगे तब भी पैराजंबल आपके पास में होंगे। आप फिर अगर कोई एग्जामिनेशन कर रहे हैं जिस सेंटर लेवल का है, स्टेट लेवल का है, गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, तो वहां भी प्रोनाउन काम में आते हैं, वहां पैराजंबल टॉपिक आएगा। और पैराजंबल में ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। मैं आपको आगे लास्ट में पूरा क्लियरिटी दूंगा भाई किस तरीके से आप इसका यूज करके एक पैराजंबल को भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन में आपके लिए लेकर आया, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। इट हेल्प्स मेक सेंटेंसेस स्मूदर एंड मोर नेचुरल। प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन सेंटेंसेस को नेचुरल बनाते हैं, स्मूदर बनाते हैं। आप प्रोनाउन का यूज करके ना, प्रोनाउन के यूजेस करोगे तो प्रोनाउन के यूजेस करने से यू बिकम अ गुड स्पीकर, यू बिकम अ गुड लर्नर। लर्नर तो नहीं बोलूंगा, बट क्योंकि लर्नर तो सीखने वाला, सॉरी लिसनर तो सही है, लर्नर सही है, लिसनर नहीं बोलूंगा, है ना। तो जैसे आप प्रोनाउन का यूज करते हैं तो आप जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हो भाई सेंटेंस को बहुत ही स्मूथ बना देते हैं प्रोनाउन। जैसे इसी एग्जांपल की मैंने बात करी कि राहुल है ना, फिर राहुल की जगह पे ही आया, तो एक टोन सेट हो गया भाई, सेंटेंसेस को भी मोर नेचुरल बनाते हैं। अब मोर नेचुरल कैसे बनाते हैं उसको अपन समझते हैं, आगे देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, देखो, अब मान लो लेट्स से आई विश टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। आई विश टू टॉक पीपल टॉक विद पीपल इन इंग्लिश, आई विश टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, आई हैव दिस ड्रीम टू स्पीक इन इंग्लिश। तो अगर ये सब आपके फोटे में है, अगर आप ये करना चाहते हो, या फिर आप प्रोनाउन को ग्रामर के लिए भी पढ़ रहे हो, ग्रामर के भी यूजेस कर रहे हैं अपन प्रोनाउन के लिए, तो प्रोनाउन की सबसे खास बात यह है कि रेपिटेशन तो खत्म करता ही है, लेकिन सेंटेंस को अच्छा बनाता है। देखो कैसे, अगर मैं बोल रहा हूँ पिंकी इज अ गुड गर्ल, पिंकी एक अच्छी लड़की है। फिर मैं बोल रहा हूँ पिंकी स्टडीज इन क्लास एट्थ, पिंकी क्लास एट्थ में पढ़ती है। एवरी वन लव्स पिंकी, हर कोई पिंकी से प्यार करता है। पिंकी हैज अ कैट, पिंकी के पास एक कैट है। पिंकी प्लेज विद पिंकीज कैट एवरी डे, पिंकी पिंकी की बिल्ली के साथ में रोज खेलती है। कितना अजीब नहीं हो गया, बिजार हो गया, इट्स अ बिजार सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस कि हम बार बार ये बोल रहे हैं भाई पिंकी पिंकी की बिल्ली के साथ में खेलती है ना। पिंकी अच्छी लड़की है, पिंकी क्लास आठवीं में पढ़ती है, पिंकी से हर कोई प्यार करता है, पिंकी के पास बिल्ली है, और पिंकी पिंकी की बिल्ली के साथ में खेलती है। अजीब बात हुई ना। अब स्मूदर कैसे बनेगा, देखो यहाँ देखो, यहाँ क्या बन रहा है, पिंकी इज अ गुड गर्ल, और अब आपने पिंकी के लिए प्रोनाउन यूज करना स्टार्ट कर दिए। शी स्टडीज इन क्लास एट्थ, वो क्लास आठ में पढ़ती है, आठ में पढ़ती है। एवरी वन लव्स हर, अब आप हर का यूज कर रहे हो ऑब्जेक्ट के लिए, एवरी वन लव्स हर, और यहां आपने यूज किया सब्जेक्ट के लिए, शी स्टडीज इन क्लास एट्थ, वो क्लास एट्थ में पढ़ती है। शी हैज अ कैट, आप फिर प्रोनाउन का यूज कर रहे हो, शी का यूज कर रहे हो। शी प्लेज विद हर कैट एवरी डे, वह अपनी बिल्ली के साथ, हर कैट आ गया ना, तो हर क्या हुआ, यहाँ पर आपने हर को भी यूज कर लिया, हर कैट आपने बोल दिया। तो आप एक प्रकार से पोजेसिव प्रोनाउन का भी यूज कर रहे हो, हर कैट, ये तो एक प्रकार से एडजेक्टिव के रूप में काम कर जाएगा। तो शी प्लेज विद हर कैट एवरी डे, वे अपनी बिल्ली के साथ रोज खेलती है। आपने देखा पिंकी के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया, वो था शी, है ना। पिंकी इज अ गुड गर्ल, शी स्टडीज इन क्लास एट्थ, एवरी वन लव्स हर, हर कोई उससे प्यार करता है। तो जब पिंकी ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, आप देख रहे हो जैसे वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ऑब्जेक्ट यानी कि जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, यहाँ जो मैंने आपको बताया कि ये एक सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और एक सेंटेंस का सब्जेक्ट। देखो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझना, भाई किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको मोटी मोटी दो या तीन चीजें चाहिए होती हैं। आप एक सब्जेक्ट को लेकर के, और एक आप वर्ब, या फिर आप एक हेल्पिंग वर्ब को लेकर के, और साथ में एक ऑब्जेक्ट को लेकर के आप एक पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट को लेकर के, एक वर्ब को लेकर के, एक हेल्पिंग वर्ब को लेकर के आप एक पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। बट उसमें शर्त होती है। शर्त क्या होती है, आप देखो, अगर आप बोलने जा रहे हो या ग्रामेटिकल यूजेस रेफरेंस से आप कर रहे हो, तो एक सब्जेक्ट जो रहेगा, वो सब्जेक्ट दो चीजों से मिलके बनता है। वो दो चीजें कौन सी होती हैं,
एक होती है आपकी नाउन और एक होती है आपके पास में क्या, दूसरा होता है आपके पास में प्रोनाउन। तो एक नाउन और एक प्रोनाउन ये दोनों मिलकर के एक सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। तो जब एक नाउन और एक प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होते हैं तो एक नाउन और एक प्रोनाउन ही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं और सब्जेक्ट का काम भी करते हैं। कौन? नाउन या प्रोनाउन। तो आप एक बात पकड़ो भाई, एक अपन को सेंटेंस बनाना है, यू विल हैव टू फ्रेम अ सेंटेंस। अब जब आपको एक सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस आप बोलना चाहते हो, तो बोलने के लिए आपको पता तो होना चाहिए ना मुझे पहली चीज क्या चाहिए। लेट्स से आप सब्जी बनाने के लिए जा रहे हो, आप चाय बनाने के लिए जा रहे हो, चाय में पहले क्या लगेगा? तो अब आप सडनली बोल दो कि सर चाय के लिए तो पहले पानी चाहिए, तो नहीं। आप बोलो चीनी चाहिए, तो नहीं। मिल्क चाहिए, तो नहीं। चाय के लिए पहले आपके पास में आग होनी चाहिए, बर्तन होने चाहिए, तभी तो चाय बनेगी। तो ये जो सब्जेक्ट है ये दो तरीके से होते हैं, एक नाउन भी होती है, एक प्रोनाउन भी होता है। तो एक नाउन और प्रोनाउन ही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी होता है। बीच में ये वर्ब आती है। वर्ब का हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे मेरे भाई बहन, ध्यान रखना बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। हम जब वर्ब पढ़ेंगे ना, वर्ब में हम पूरे बीच में घुसेंगे, क्योंकि वर्ब एक नहीं होती है, वर्ब होती है 9 से 10 प्रकार की। हाँ, 9 से 10 प्रकार की वर्ब होती है। आज हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। आप ये समझ समझ लो कि अपन एक सेंटेंस की अगर बिगिनिंग करते हैं तो उसके लिए अपन को एक प्रोनाउन चाहिए होता है। तो अगर आप कोई बात बोलते हो तो आप राहुल से भी शुरू कर सकते हो, और राहुल के लिए आप ही का यूज कर सकते हो, है ना। तो ये प्रोनाउन हो गए। और राहुल नाउन है, मैंने नाउन का एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, उस चैप्टर को जाके जरूर चेक करना, उससे आपको इसके संबंध पता चलेंगे, आपको इसके अंदर और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। द मोर यू डाइव डीपर, जितना आप गहराई में जाते हैं ना चीजों की, उतना ही आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, आपको चीजें अच्छे से समझ आती है। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब मैंने आपको ये क्यों बताया भाई, नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बनती हैं, और नाउन और प्रोनाउन ही एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होती है। प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो अब यहां देखो, जैसे मैंने बोला हर, तो हर क्या हुआ? हर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हुआ। और अगर मैं बात करता शी की, तो शी क्या होता? एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता। जैसे यहाँ पर पिंकी इज अ गुड गर्ल, शी स्टडीज इन क्लास 8th। इस सेंटेंस में काम को करने वाली कौन है? पिंकी है। तो पिंकी के लिए प्रोनाउन आया शी, तो ये लड़की के लिए प्रोनाउन क्या आते हैं? शी आता है। ये शी हमारे पास में आया, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, कभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लगाना है। एवरीवन लव्स हर, यहाँ पे प्यार करने वाले कोई और है, और पिंकी के ऊपर वर्ब का फर्क इफेक्ट पड़ रहा है, तो हर हमारे पास में क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन बन गया। तो अगर ये ऐसे बोलें तो सेंटेंसेस को और भी स्मूदर और नेचुरल और बढ़िया सेंटेंस हमारे पास में बनते हैं। जैसे पिंकी इज ए गुड गर्ल, पिंकी स्टडीज इन क्लास 8th, एवरीवन लव्स हर, शी हैज अ कैट, शी प्लेज विद हर कैट एवरी डे। कितना अच्छा लग रहा है बोलने में। पहले कैसे लग रहा था? पिंकी इज ए गुड गर्ल, पिंकी स्टडीज इन क्लास 8th, पिंकी है लव्स, एवरीवन लव्स पिंकी, है ना। तो थोड़ा बिजार लगता है वो बोलने में, इसलिए सेंटेंसेस को स्मूदर बनाने में, अच्छा बनाने में, और अच्छा दिखते हैं सेंटेंसेस बोलने में भी हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो मोटी मोटी बात, प्रोनाउन का यूज एक सब्जेक्ट के रूप में होता है सेंटेंस के, वही एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। ठीक है, कैटेगरी पे बढ़ेंगे प्रोनाउंस की, वहां आपको और भी चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। तो आप ये समझ लो भाई, एक कर्ता, एक कार्य करने वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, और वही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सेंटेंस क्या होता है? एक वाक्य होता है ना। अच्छा, अब मैं आपको आपकी सिचुएशन पे थोड़ा सा डालता हूं, आप इसको इस चीज से महसूस करना। मान लो आपका नाम पंकज है, या आपका जो भी नाम है आप वही मानो। आपकी मम्मी ने बोला आपको कि पंकज उठ गया क्या? तो अब आप ऐसे बोलो कि पंकज उठ गया है, खुद ही बोल रहे हो आप, पंकज उठ गया है, पंकज खाना खाने जा रहा है, पंकज अभी नहाने जाएगा, पंकज आके ब्रेकफास्ट करेगा, पंकज फिर इवनिंग में मार्केट घूमने जाएगा, पंकज को बहुत सारी चीजें खरीदनी है। अब ये आप खुद के लिए बोलो, कितना अजीब लगता है ना, बिजार लगता है। अब इसके लिए आप क्या यूज करते हो? आप प्रोनाउन यूज करते हो आई, मैं। आई गो टू मार्केट, I'll purchase something, I'll come back, I'll have fun with you guys, I'll enjoy with you guys after the classes finish। जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी मैं आपके साथ में एंजॉय करूंगा। तो आप आई खुद के लिए यूज करते हैं। तो प्रोनाउन का यूज इसलिए होता है कि नाउन के प्लेस पर हो, और सेंटेंसेस और भी स्मूदर और अच्छे बनते जाए। ठीक है,
तो ये प्रोनाउन का मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखो, अब एक ट्रिक अपने दिमाग में बिठा लो। फिजिक्स वाला को सब जानते होंगे ऑलरेडी, अच्छे व्यक्ति हैं। आई हैवंट मेट हिम पर्सनली, बट जैसा भी है, हर टीचर अच्छा ही होता है। तो देखो, अगर मैं लिखता हूँ फिजिक्स वाला डिड ट्रिपल आर। ट्रिपल आर मूवी आई थी ना, आप लोगों ने देखी होगी भाई। ट्रिपल आर मूवी आई थी और मैं बोलता हूँ फिजिक्स वाला डिड ट्रिपल आर। तो जब मैंने आपको बोला भाई ट्रिपल आर मूवी आई थी और फिजिक्स वाला ने वो मूवी की थी, डिड का मतलब करना, फिजिक्स वाला डिड ट्रिपल आर। अगर फिजिक्स वाला ने ट्रिपल आर मूवी की होती तो आपको सारे प्रोनाउन याद हो जाते। कैसे? पी से होता है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। डब्ल्यू से होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। डी से होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई से होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। डी से होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आर से होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आर से होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और आर से ही होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अगर फिजिक्स वाला ने ट्रिपल आर 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 मूवी की होती तो आपको प्रोनाउन याद हो जाते। ठीक है, तो एक बार अपन सब कैटेगरी को अपन जो है अपन ने समझ लिया है कि ये पर्सनल कैटेगरी होगी, ये इंटेरोगेटिव होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, फिर इंडेफिनिट होती है, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव होती है, फिर रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल और रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो ये आप बस ये फॉर्मूला याद कर लो, फिजिक्स वाला डिड ट्रिपल आर, तो आपको बहुत सारी चीजें आज तो जैसे मैंने आपको बोला भाई फिजिक्स वाला ने ट्रिपल आर मूवी करी होती तो आपको सारे के सारे प्रोनाउंस की कैटेगरी यूं आपके फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाती। तो यही तो कमाल है कि अगर आप बातों को समझना स्टार्ट कर दें तो बहुत सी चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। अब चलते हैं, हर एक कैटेगरी पे चलेंगे यहां से जो मैंने बात करी है। देखो, पहली कैटेगरी में आपको पर्सनल प्रोनाउन का टेबल दिख रहा है और यही हमारी पहली कैटेगरी है और ये बड़ी यूजफुल कैटेगरी है। जैसे मैंने बोला था कि एक सेंटेंस जब आप बनाते हैं तब आपको शुरुआत करने के लिए इस प्रकार से आपकी शुरुआत होती है। एक सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी एक वर्ब आती है, फिर एक या तो वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी, और एक ऑब्जेक्ट अपने को चाहिए होता है। ये अगर तीन चीजें अपने पास में हैं तो अपने एक सेंटेंस को बना सकते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैसे ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, मैंने बोला आई, तो आई एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और मी एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। यू एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और यू ही ऑब्जेक्टिव है, यानी यू का ऑब्जेक्ट क्या है, यू ही बनता है। ही क्या होता है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट बनता है क्या, हिम। शी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट बनाओगे, कर्ता के रूप में दिखाओगे तब शी लगाना है। और अगर कर्म का प्रभाव पड़ रहा है तो हर आएगा, इट आएगा सब्जेक्ट के रूप में भी और इट आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में भी। वी आएगा सब्जेक्ट के रूप में और अस आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। दे आएगा सब्जेक्ट के रूप में और देम आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट के रूप में। जो मैं आपको बड़ी मेन मेन बात बता रहा हूँ वो ये है कि जब आप प्रोनाउन को पढ़ने के लिए जाओगे, जैसे आई पढ़ोगे, यू पढ़ोगे, ही पढ़ोगे, तो ये वाली जो कैटेगरी है ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ही आनी चाहिए। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ही आनी चाहिए। जो ये वाली लाटर कैटेगरी है, जो मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में ही आनी चाहिए, ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकती। अब होता क्या है, हम लोग हिंदी में मार खा जाते हैं। हमें लगता है कि ये जो प्रोनाउंस हैं, अ, जैसे मी, कई बार मैंने सुना है कि बच्चे बोलते हैं कि मी मुझे है। बिल्कुल सही बात है आपकी, मी मुझे हो सकता है और आई भी मुझे हो सकता है। आई का मतलब नेसेसरली ये नहीं कि मैं, आई का मतलब भी मुझे हो सकता है। जब सेंटेंस के सब्जेक्ट कार्य के करने वाले के रूप में आएगा, कर्ता के रूप में आएगा, तब आपको आई ही लगाना पड़ेगा। और जब आपके पास में ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, आपको वहां पे मी ही लगाना पड़ेगा। इस बात को आपको नोट करना है।
यानी अगर कर्ता के रूप में आ रहा है तो आप आई लगाओगे, और जिसके ऊपर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है वहां पे मी लगाओगे। वहां ये आपको भूलना पड़ेगा, हिंदी भूलनी पड़ेगी भाई, मुझे आ रहा है या मैं आ रहा हूं, कुछ भी नहीं यहाँ पे करना। सिर्फ इतनी बात दिमाग में बिठाओ, भाई कार्य को करने के लिए आए तो ये वाले आएंगे, और ऑब्जेक्ट के रूप में आए जिसके ऊपर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है तो ये वाले आएंगे। ठीक है। अच्छा, आई आता है मैं, मेरे लिए अगर प्रोनाउन लगाऊंगा तो आई आएगा। यू आता है तुम्हारे लिए या आपके लिए। ही आता है लड़के के लिए, यानी वह बोलते ना, वह बाजार जा रहा है तो ही। और लड़की के लिए क्या आता है हमारे पास में, लड़की के पास में, लड़की के लिए शी आता है। इट हमारे पास में आता है वस्तु के लिए, और वी हमारे पास में आता है हम के लिए, हम यानी एक से ज्यादा। और दे आता है वे के लिए। अब वे भी एक से ज्यादा होते हैं और हम भी एक से ज्यादा होते हैं। तो जैसे मैंने बताया भाई, आई हमारे पास में आया, और आई मैं, यू तुम, ही वह लड़का, शी वह लड़की। इट वस्तु के लिए, स्थान के लिए आ सकता है, जैसे जयपुर बोला मैंने तो वहां इट लगाया। और वी होता है हम, और दे होता है वे। देखो वी और दे में क्या फर्क होता है। जैसे वी तो होता है हम में मैं भी शामिल हो गया। दे होता है वे जो लोग हैं उनमें मैं शामिल नहीं हूं, तब तो क्या बोलेंगे दे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिसमें मैं भी शामिल हूं, वहां क्या बोलेंगे वी। बाकी ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पैसिव एक्टिव वॉइस में भी काम आएगा, कि आपको पता होना चाहिए भाई आई का सब्जेक्ट क्या होता है, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, यू क्या होता है, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है। जैसे ये बताया ना, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ही आ गया, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हुई, हिम हुई। शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हुई, हर हुई। इट की इट हुई। वी की अस हुई, अस हम पे काम का प्रभाव पड़ रहा है इस प्रकार से। और दे की देम हुई। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कैटेगरी आपको याद रखनी पड़ेगी। ये आपके एक्टिव पैसिव वॉइस में विदाउट एनी डाउट काम आने वाली है, रिमेंबर दैट। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था यहाँ से, बड़ी समझने वाली बात है और बहुत सोचने वाली बात है। जैसे मैंने बोला भाई, जरूरी नहीं है कि नेसेसरी नहीं है कि आपके पास में अगर मुझे लिखा आ रहा है तो वो मी ही होगा। जैसे मैं बोलता हूं मुझे, मुझे नेहा, नेहा छोड़ो, मुझे मुझे कॉफी पसंद है, मुझे कॉफी पसंद है ना। अब देखो, इस सेंटेंस में अगर ध्यान दो तो पसंद किसको है, मुझे। अब जरूरी थोड़ी कि मुझे के लिए अपन मी ही लगाएंगे, अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि काम को करने वाला, यहाँ कॉफी पसंद किसको है, कॉफी पसंद है मुझे। मैं काम करने वाला हूं, करता मैं हूं, मेरे ऊपर कार्य का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मैं करता हूं। तो मुझे भी मैंने अगर बोला तब भी मैं आई लगाऊंगा, मी नहीं लगाऊंगा। आई आई लाइक, और फिर क्या लिखा जाएगा, आई लाइक कॉफी। बात समझ आ रही है आपको। भाई मुझे कॉफी पसंद है, आई लाइक कॉफी, इस बात को आपको नोट करना है कि मुझे कॉफी पसंद है, आई लाइक कॉफी, इस बात को अपन को नोट करके चलना है। ठीक है। तो ये आपको समझ आएगा ना भाई। हाँ, मुझे जरूरी नहीं कि मुझे ऑब्जेक्ट के लिए आए, जब वो कार्य के कर्ता के रूप में कर रहा है तो आपको ये वाली फॉर्म्स ही लगानी पड़ेगी, ये वाली फॉर्म्स। ठीक है। अब जैसे क्या होता है, इसका ले लो आप, हिम। अब हिम, ऐसा लगता है भाई हिम का मतलब है कि उसने, और ही का मतलब है वह। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि उसने मुझे गिफ्ट दिया, उसने मुझे गिफ्ट दिया, देखो उसने उसने मुझे गिफ्ट गिफ्ट दिया। अगर मैं इस प्रकार से बोलता हूं कि उसने मुझे गिफ्ट दिया, अब गिफ्ट देने वाला कौन है, गिफ्ट देने वाला तो भैया कोई वह है। गिफ्ट रिसीव करने वाला कौन है, मैं हूं। तो यहां जो मुझे बना ना, ये वाला उसने मुझे गिफ्ट दिया, ये जो मुझे बना, ये गिफ्ट मुझे मिल रहा है, मैं रिसीवर हूं, मैं ऑब्जेक्ट बनूंगा। देने वाला कौन है, उसने यानी वह। अब वह लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, किस्मत अच्छी हो, डिपेंड करता है ना, इट डिपेंड्स, इट अगेन डिपेंड्स। तो यहां पर क्या बनेगा, उसने मुझे गिफ्ट दिया तो ही गिफ्टेड मी, ही गिफ्टेड मी, है ना। तो ही गिफ्टेड मी ये सही रहेगा, क्योंकि अब जब आपने बोला उसने मुझे दिया तो कार्य करने वाला कौन है, कार्य करने वाला वो है,
कर्म का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? मेरे ऊपर पड़ रहा है, मुझे मिल रहा है भाई, है ना? अब एक सेंटेंस आप ऐसे सोचो, भई रक्षाबंधन पे आपके भाई ने आपको गिफ्ट दिया। आपके भाई ने आपको रक्षाबंधन पे गिफ्ट दिया, ये आपको कमेंट करना है एंड आई वांट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू व्हाट यू गाइस आर कैपेबल ऑफ मेकिंग। ठीक है, आप क्या बनाने में समर्थ हैं? तो मजा आए बात का भाई, वही तो पढ़ने का आनंद आएगा जब आप खुद जितना इन्वॉल्वमेंट रखोगे, हाउ मच यू आर इन्वॉल्व, दैट रियली मैटर्स। आप कितना इन्वॉल्व हैं, कितना आप लोग चीज़ों को ग्रैब करते हैं, है ना? उतना ही आपके लिए तार्किक क्षमता बढ़ेगी, चीज़ों को समझ में आएगा, पढ़ने का मज़ा, पढ़ने का आनंद अपने आप बनने लगेगा कि अगर आपके अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाए, एक सेंस डेवलप हो जाए, व्हाट आई एम लर्निंग फॉर, मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, द पर्पज़ इज़ क्लियर, द पर्पज़ इज़ आइडेंटिफाइड, तब मज़ा आता है पढ़ने का। तो पर्पज़ है ना यहाँ पर, ये पर्पज़ हुआ ना? अच्छा, अब देखो एक मज़े की बात सुनो, आपको यहाँ से ना नरेशन का भी मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, हालाँकि इसको मैं अलग सेशन में करना चाह रहा था, बट बिकॉज़ आई लव यू ऑल वेरी मच, आई लव ऑल ऑफ यू वेरी मच, मेरा आप लोगों से बड़ा प्रेम है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी ऑलवेज़ विद मी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा ही मेरे साथ रहें। तो दैट इज़ व्हाई आई रियली वर्क सो हार्ड, मैं इसलिए ही बहुत मेहनत करता हूँ। अब देखो, जब मैंने बोला भाई नरेशन की अगर बात आ जाती है और नरेशन में होते हैं पर्सन याद करने पड़ेंगे आपको, कि फर्स्ट पर्सन कौन-सा प्रोनाउन, ये जो टेबल है ना, इसमें आपको याद करना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन-सा है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन-सा है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन-सा है। जैसे ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैटेगरी है ना, ये कौन से प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। क्यों है पर्सनल प्रोनाउन? क्योंकि ये किसी पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी व्यक्ति के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी वस्तु के लिए यूज़ किए जाते हैं, निजी, है ना? इस प्रकार से। तो ये जब आप इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हो, गिरते हो, तब आपको बड़ा ही रियलाइज़ेशन होता है और बहुत ही अच्छा रियलाइज़ेशन होता है कि मैं इसको, अब ये तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैटेगरी तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में चाहिए। आपको नरेशन के अंदर प्रोनाउन की फर्स्ट पर्सन कौन-सा है, सेकंड पर्सन कौन-सा है, थर्ड पर्सन कौन-सा है, ये पता होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक बात बोली कि अ, मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने बोला कि यार उसने काम खराब कर दिया, है ना? उसने काम खराब कर दिया। बोलने वाला कौन है? मैं, आई। तो जब भी कोई बात बोलने वाला वक्ता होगा, वो फर्स्ट पर्सन होगा। अब मैं जब किसी से बात कर रहा हूँ, तो कोई मेरे सामने खड़ा होगा ना, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यू होता है सेकंड पर्सन। अच्छा, यू से मैंने बात कर ली, यानी आपसे बात कर ली और आप हो गए सेकंड पर्सन। अब जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो क्या होगा? थर्ड पर्सन। यानी बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन, लिसनर होता है सेकंड पर्सन, और जिसकी चुगली चल रही है या जिसके बारे में बात चल रही है ना, वो होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट और दे। तो फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये ध्यान रख लेना। आई और वी, आप और हम, मैं और हम फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। ठीक है, अब समझो थोड़ी सी बात को। जैसे मैंने बोला आपको भाई फर्स्ट पर्सन तो आई और वी होते हैं। क्या होते हैं? आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? सेकंड पर्सन हमारे पास में क्या होता है? यू होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, नेम। नेम तो खैर खैर इसमें काउंट नहीं करते अपन। तो दे, ही, शी, इट, दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन हो गया ही, शी, इट और दे। अच्छा, मजे की बात सुनना भाई, नरेशन के अगर प्रोनाउन याद करने हैं, फर्स्ट पर्सन कौन सा, सेकंड पर्सन कौन सा और थर्ड पर्सन कौन सा, क्योंकि नरेशन में रूल आता है भाई सन बटे 1 2 3 के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर शादी में जो सबसे ज्यादा खुश होगा, आपकी मैरिज है, उसमें सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? या तो आप होंगे या मैं, है ना? तो हम लोग, तो आप कौन हुए? आप हो गए आई, जिसकी खुद की शादी होती है। आई विल बी हैप्पी, है ना? आप बोलोगे ना मैं खुश होऊंगा, आई विल बी हैप्पी। अच्छा, आपके जो जो साथ में लोग होते हैं, हम, मैं भी खुश होऊंगा आपकी शादी के लिए। तो वी,
आई वी होते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन खुश होते हैं? सेकंड पर्सन खुश होते हैं तुम, है ना? भाई जो तुम्हारे सामने खड़े होते हैं, तुम बोलते हो ना भाई आप मेरे चाचू की शादी में जरूर जरूर आना, तो आप हो सेकंड पर्सन, यू क्या है? सेकंड नंबर पे खुश होते हैं। ठीक है। अब जो बचते हैं, भाई आप गए किसी दोस्त के पास, आपने उससे बोला यू प्लीज कम टू माई मैरिज, आप मेरी मैरिज में आना, तो यू कौन सा पर्सन हुआ? यू हुआ सेकंड पर्सन। सबसे ज्यादा खुश कौन हुए? आई और मी फर्स्ट पर्सन। और जब आप किसी को बोलने के लिए गए भाई मेरी शादी में दलूल दलूल आना, ये बात आप बोलने के लिए गए, ऐसे सपोज कर रहे हैं अपन, तो आपने बोला भाई आप तो आ ही रहे हो, तो आपके जो भाई हैं ही, उसको भी ले आना, शी, उसको भी ले आना, दे, उनको भी ले आना। तो ही शी दे इट, ये कौन से पर्सन होते हैं? ये थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति होते हैं। इनको शादी से कोई लेना देना ही नहीं होता है, ये बस आ जाते हैं खाने के लिए और खा के चले जाते हैं, है ना? तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है इनका? ये आते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, दो बुराइयां करते हैं और चले जाते हैं। समझ आ गई बात? दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बारी। आपकी अगर मैरिज है तो सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? आप खुद, आई, है ना? और दूसरे नंबर पे खुश कौन होगा? वी। तो आई और वी, ये दोनों पहले लोग होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो शादी में सबसे ज्यादा खुश होते हैं। दूसरे नंबर पे खुश होते हैं यू, जिनको आप कार्ड देने जाते हो, आप बोलते हैं ना यू प्लीज कम टू माई मैरिज, दूसरे नंबर पे ये जो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। और थर्ड पर्सन, तीसरे पर्सन कौन से होते हैं? तीसरे पर्सन होते हैं जिनको आपकी शादी से कोई लेना देना नहीं है। आप यू को इनविटेशन देने के लिए गए थे, वहां उसका भाई बहन खड़े थे, ही शी बहुत सारे लोग थे, दे खड़े थे, तो ही शी दे कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। इनको शादी से कोई लेना देना नहीं होता, ये मिठाई खाने आते हैं और बुराई करने के लिए आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन याद हो गया, सेकंड पर्सन याद हो गया, थर्ड पर्सन याद हो गया। ये आपके नरेशन में काम आएगा, हम आगे वहां पे डिस्कस इसको करेंगे। नरेशन का सेशन बने हुए, दो सेशन बने हुए, आप जाके चेक कर लेना, बड़े ही लाजवाब सेशन वहां पर बने हुए। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ आ जाओ। अब देखना यहाँ पर हमें फाइंड करना है क्या हमने जो पहले बातें करी पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कौन सी कैटेगरी सही है और कौन सी कैटेगरी गलत है। इसमें आपको मुझे मेरा साथ देना पड़ेगा, अपन इसको थोड़ा स्पीड से करेंगे। दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, दे आ रहा है, दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप मुझे बताना ये कौन सा पर्सन है। सब्जेक्टिव कैटेगरी तो आ गया, पर्सन कौन सा है? शी गेव द बुक टू आई, शी गेव द बुक टू आई, तो यहाँ पे आई गलत हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए? शी गेव द बुक टू मी, या शी गेव मी द बुक। वी विल मीट यू एट द स्टेशन, वी आ रहा है सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हिम इज माई एल्डर ब्रदर, हिम नहीं आएगा, हिम आता है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ही इज माई एल्डर ब्रदर आएगा। कैन यू हेल्प मी विद दिस, ये बिल्कुल सही है। इट इज बार्किंग लाउडली, तो इट इज आ रहा है, ये भी सही है। द टीचर स्कोल्डेड वी, टीचर ने हमें डांटा, आप बताना ये सही है कि नहीं है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपने बताना है कि ये वाला सही है या नहीं है। यू ऑलवेज सपोर्टेड अस, आपने हमेशा ही हमारा सपोर्ट किया, तो ये वाला बिल्कुल कैटेगरी सही हो गई। तो ये आपको समझ आ गया कि भाई सब्जेक्ट कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, नरेशन में कैसे काम करेगा, पैसिव वॉइस में कैसे काम करेगा। हालांकि हमारे पैसिव वॉइस के नरेशन के बहुत अच्छे अच्छे Q&A सेशन बने हुए हैं, आपको वहां से और भी डिटेलिंग मिल जाएगी, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, बिल्कुल आपको फिक्र नहीं करना है, बिकॉज वी विल सॉर्ट आउट एवरीथिंग हेयर ओनली। हम हर एक चीज को यहीं पे सॉर्ट आउट कर लेंगे, देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता करने वाली कोई यहाँ पे बात नहीं है। मूविंग अहेड, सेकंड कैटेगरी की ओर अपन बढ़ेंगे अब। सेकंड कैटेगरी क्या होती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, आप देखो, जैसे आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, आर का आर सेल्फ, योर का योर सेल्फ, देम का देम सेल्फ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बचना कहाँ पड़ेगा? ये जैसे मैं बोलता हूँ ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं? ये जो काम आप खुद रिफ्लेक्ट कर रहे हो ना, उसके लिए ये आते हैं। जैसे माई सेल्फ आता है, हर सेल्फ आता है, इट सेल्फ आता है, हिम सेल्फ आता है। तो ये जब ऐसी कैटेगरी बनती है, आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा भाई ये वाली जो कैटेगरी है, ये वाले जो वर्ड्स हैं, हमें ध्यान रखना सिर्फ इतनी सी बात, जैसे आर आया तो आर सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि हम वी की जब बात करते हैं तो वी बहुवचन में आता है। जैसे अब कैटेगरी मैंने आपको बताई,
तो वहाँ मैंने आपको एक बात बतानी थी भाई, प्रोनाउन जो है प्लूरल और सिंगुलर केस के भी होते हैं, है ना? तो जैसे ही, शी, इट हो गया, या किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया, ये जो कैटेगरी होती है ये सिंगुलर कैटेगरी के प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है? और सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन के रूप में ये आते हैं। और वैसे ही हमारे पास में कैटेगरी देखोगे, वी, दे, यू, ये बहुवचन की कैटेगरी में आते हैं। और आई को हम लोग बोलते हैं भाई ये प्लूरल ही होता है, बस आई प्लूरल के रूप में परफॉर्म हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में करता है, यहाँ नहीं करेगा, ठीक है? जैसे आई के साथ में हैव आ सकती है, हैज नहीं आएगी। लेकिन मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि जैसे ये जो सिंगुलर केस के जितने भी प्रोनाउन हैं, ही, शी, इट, इनके साथ देखोगे ना, जब सेल्फ लगेगा रिफ्लेक्सिव बनाते समय, हिम के साथ क्या लग रहा है? हिम सेल्फ। शी के साथ क्या लगेगा? हर सेल्फ। समझ रहे हो? जब अपन इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना रहे हैं, तब इनके साथ में सिर्फ क्या लगेगा? सेल्फ लगेगा। तो हर सेल्फ हो गया, हिमसेल्फ हो गया, है ना? इस प्रकार से ये प्रोनाउन की कैटेगरी काम करेगी। जब मैं वी, दे, यू की बात करता हूं, जब आप इसका रिफ्लेक्सिव बनाओगे, तो वी का जब बनाओगे ना, तब क्योंकि वी बहुवचन है, इसलिए सेल्फ नहीं लगेगा, सेल्फ लगेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ग्रामेटिकली एरर भी करवा सकती है। दे का क्या बनेगा? दे का देम सेल्व्स बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, ये भी आपसे एरर करवा सकती है। और यू का योर, यू जो होता है, हालांकि यू को प्लूरल में काउंट करते हैं, लेकिन जब आप इसका बनाने जाओ, हम बनाओगे ना प्रोनाउन, तो योर सेल्व्स भी देखोगे और योर सेल्फ भी देखोगे, कई बार आप डबल इसको देख सकते हो। चलो अब देखो यहाँ पे कैसे काम करेगा ये। अब मुझे एक सेंटेंस बोलना हो जिसमें मुझे ये बताना हो कि मैंने खुद को ही, मैंने खुद को ही, मैंने खुद को ही अपनी मिस्टेक के लिए ब्लेम कर दिया, या उसने, कोई लड़की है, उसने खुद को ही अपनी मिस्टेक के लिए ब्लेम किया। तो खुद को ही, जैसे मैंने बोला खुद को ही आप रिफ्लेक्ट करते हो, खुद को स्वयं जहां पे बोलना होता है, वहां पे ये वाले प्रोनाउन आते हैं। जैसे शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर द मिस्टेक, शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर द मिस्टेक, उसने खुद को ही इस मिस्टेक के लिए जिम्मेवार ठहराया। तो यहाँ पे हर सेल्फ आया ना, हर सेल्फ नहीं आया ना, क्योंकि शी क्या था? शी हमारे पास में सिंगुलर कैटेगरी का प्रोनाउन था। आई कट माई सेल्फ वाइल कुकिंग, मैंने खाना बनाते समय खुद को ही काट लिया। तो आई कट माई सेल्फ, खुद को ही काट लिया, स्वयं को ही काट लिया, चाकू लग गया होगा, दांत से नहीं काटा होगा। दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द स्टेशन, यहां देख रहे हो, दे यानी कि वे, उन्होंने क्या किया? दे एंजॉयड देमसेल्व्स, देमसेल्व्स क्या है हमारे पास में? ये प्लूरल हमारे पास में पर बहुवचन बनता है, कि दे आ गया, इसलिए दे के लिए हमारे पास रिफ्लेक्सिव क्या आया? देमसेल्व्स आया, है ना? दे के लिए हम लोग देम सेल्फ नहीं लगाएंगे, अगर देम सेल्फ लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दे हमारे पास में कौन सी कैटेगरी है? ये प्लूरल हमारे पास में प्रोनाउन आता है, बहुवचन के रूप में ये काउंट होता है। तो दे एंजॉयड, देमसेल्फ आएगा, देमसेल्फ नहीं आता, एट द फेयर, उन्होंने खुद को फेयर में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। मैंने खुद ने खाना बनाया, अब बनाते समय अपना हाथ काट लिया, उसने गलती के लिए खुद को ब्लेम किया। कई बार आप बोलते हो ना, मैंने खुद से ही टिकट बुक करी, आई बुक्ड द टिकट माई सेल्फ, है ना? या मैंने जो भी आज तक किया है मैंने खुद से ही किया है, आई डिड एवरीथिंग माई सेल्फ। ऐसा अगर बोलना हो, तो आप जब स्वयं की बात करते हैं या किसी और के लिए ऐसा बताते हैं कि उसने खुद से ही सब कुछ किया है, तब वहां पर हमारे पास में रिफ्लेक्सिव कैटेगरी के प्रोनाउन आते हैं। लेकिन बचना पड़ेगा। बचना कहाँ पड़ेगा? यही जो कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन है, यही हमारे पास में एम्पैथेटिक प्रोनाउन का काम करती है, एम्फेसिस करती है। ये एम्फेसिस क्या करती है? जैसे मैंने बोला एम्पैथेटिक, तो ये एम्फेसिस का काम करती है। एम्फेसिस क्या होता है? जोर डालने के लिए, कोई बात आपको बोलनी है, आप इन्हीं वर्ड्स को जो रिफ्लेक्सिव थे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये जब भी देखोगे आप ये वाले जो प्रोनाउन देखोगे, तब आपको समझना पड़ेगा यही वाले जो प्रोनाउन है, सम वे और दी अदर इट विल वर्क एज, जब आप एम्फेसिस डालोगे, एम्फेसिस डालोगे, आप बात पे जोर डालोगे ना, तब भी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही यही वाले प्रोनाउन एम्पैथेटिक प्रोनाउन बनेंगे, ठीक है? बट फर्क क्या होगा? फर्क होगा, जब आप बात पे जोर डालते हो, तब ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते।
तब ये जस्ट प्रोनाउन के साथ में आते हैं, क्योंकि ये क्या डाल रहे हैं, बात पे एम्फेसिस डाल रहे हैं, बात पे एम्फेसिस डालते हैं, बात पे जोर डालते हैं, दबाव डालते हैं, तब ये प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, फिर वहां पर और अपने को आनंद आएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैंने खुद ने ही प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। अब क्या बोल रहे हो, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब आप बात पहले वाली ही बोल रहे हो, लेकिन ये जो माई सेल्फ है ये ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज नहीं हो रहा है, आप आई के जस्ट साथ में लगा रहे हो, आपकी बात से वजन पड़ता है इसके ऊपर, ये और कोई काम नहीं आते, और कहीं ग्रामेटिकली रूल में काम नहीं आते। बस आपसे पूछ ले कैटेगरी एग्जाम के अंदर ऐसे तो कौन से प्रोनाउन है, तो ये एम्फेसिस डालते हैं, एम्पैथेटिक प्रोनाउंस ये वाले होते हैं। ठीक है, तो आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैंने खुद ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। देयर वॉज नो बडी टू हेल्प मी, यू विश टू से दैट देयर वॉज नो बडी टू हेल्प मी, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, सेम यहाँ पे द मिनिस्टर हिमसेल्फ केम टू इंस्पेक्ट, कितनी बड़ी बात होगी देखो, द मिनिस्टर हिमसेल्फ केम टू इंस्पेक्ट, मिनिस्टर स्वयं खुद चल के आए प्रोजेक्ट को इंस्पेक्ट करने के लिए। तो है ना, हमारे तो देश में वैसे ही मिनिस्टर कहाँ आते हैं इंस्पेक्ट करने के लिए, कितनी बड़ी वाली बात हो गई है। तो ये कौन से प्रोनाउन है, ये एम्फेसिस डाल रहे हैं। एम्फेसिस क्या डाल रहे हैं, भाई मिनिस्टर खुद चलकर आए प्रोजेक्ट को इंस्पेक्ट करने के लिए, जांच करने के लिए, कितनी बड़ी बात हो गई। द मिनिस्टर हिमसेल्फ, जो डाल रहे हो आप, द मिनिस्टर हिमसेल्फ केम टू इंस्पेक्ट, मिनिस्टर खुद आया था इंस्पेक्ट करने के लिए, मंत्री खुद आ गया, बड़ी बात हुई ना। आप जो डाल रहे हो इसके ऊपर, बात के ऊपर, द मिनिस्टर हिमसेल्फ केम टू इंस्पेक्ट, मिनिस्टर खुद चल के इंस्पेक्ट करने आ गया, भगवान धरती पे आ गए प्रभु है। अब देखो, उसने खुद ने खाना बनाया, शी हर सेल्फ, यानी किसी की हेल्प नहीं ली उसने, वो बात बताने का तरीका है, भाई उसने किसी की हेल्प नहीं ली है। शी हर सेल्फ कुक्ड द डिनर, उसने किसी की हेल्प नहीं ली। तो ये तीन कैटेगरी थी जो आपको सिर्फ रिलेट कहाँ करती है, रिलेट करती है कि आप कैसे आप एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, कैसे आप माई सेल्फ को लगा सकते हैं, कैसे आप ऑब्जेक्ट को लगा सकते हैं, ये आपको कैटेगरी बताने के लिए यूजफुल थी। तो ये अपने हो गए प्रोनाउन तीन कैटेगरी। अब यहाँ से गेम चेंजर आएगा, और गेम चेंजर यहाँ से इसलिए है क्योंकि ये वाले जो कैटेगरी के प्रोनाउन आएंगे ये डबल रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारे पास में है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, बात को समझना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं कि किसी चीज की और वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आपको एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, वो किसी बात को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं किसी चीज की ओर, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि यही वाले जो प्रोनाउन है ना, कभी आपके सामने एडजेक्टिव का काम कर लेंगे और कभी ये प्रोनाउन का काम करेंगे, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, यहाँ आपको बचना पड़ेगा। अगर मान लो मैं इन्हीं प्रोनाउन को मैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बोला भाई ये प्रोनाउंस जो होते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला दिस इज माई बैग, और अगर मैं ऐसे बोलता दिस बैग इज हर्स, मैंने क्या बोला, दिस बैग इज हर्स, देख रहे हो ये जो बैग है ये उसका है। अब मैंने इस दिस के साथ में क्या लगाया है, बैग लगाया है, जो कि एक नाउन है। और नाउन आपने सुना होगा, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रोनाउन नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन की जगह पर वर्ड आ रहे हैं, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, दिस बैग इज हर्स में क्या हो रहा है, ये जो दिस है ये एक एडजेक्टिव है जो नाउन के बारे में बात कर रहा है, जो बैग के बारे में बात कर रहा है, दिस बैग इज हर्स। और जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का रोल प्ले करेंगे ना, आपको इनके सामने दिख रहा होगा, देखो मैं बोल रहा हूं कि यह मेरा बैग है, दिस इज माई बैग। जब मैं बोल रहा हूं कि दिस इज माई बैग, मेरा जो पहला रोल रहता है, मेरा जो पहला काम रहता है वो ये रहेगा कि मैं बैग के बारे में बात बता रहा हूं, लेकिन दिस के साथ में लगाकर नहीं बता रहा हूं। दिस के साथ में मैं वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगा रहा हूं, जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है। तो दिस इज माई बैग, यहां पर दिस क्या है, यहां पर दिस प्रोनाउन है, मैं बैग की ओर बात बता रहा हूं कि दिस इज माई बैग, ये जो बैग है ये मेरा बैग है, दिस इज माई बैग, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, लेकिन लगा क्या रहा हूँ साथ में, हेल्पिंग वर्ब लगा रहा हूँ। ये लिंकिंग वर्ब है हालांकि। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसके लिए जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वर्ब वाला,
आपको समझ जाएगा। वर्ब वाला चैप्टर हम नेक्स्ट क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि देखो सब्जेक्ट के बाद में अगर एक सेंटेंस में कोई महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है तो वो वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब करती है, ये बात आपको पता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग वर्ब पढ़ेंगे तो वहां आपको और भी क्लैरिटी आएगी। अब यहां बोला जा रहा है दैट वॉज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं थी। देखो दैट वॉज आ रहा है ना, वॉज कहाँ आता है, वॉज आता है प्रोनाउन के साथ में, दैट वॉज नॉट माई फॉल्ट, है ना, तो वह मेरी गलती नहीं थी, आप ऐसे बोल रहे हो। दीज और दोज में एक बात ध्यान रखना भाई, दिस और दैट तो सिंगुलर केस में आता है, ठीक है, और मतलब आपके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसके अंदर वो सिंगुलर होगी, और दीज और दोज के अंदर क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब आपके पास में प्लूरल होगी। जैसे दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये जो फूल हैं ये बहुत काफी सुंदर हैं, दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये जो फूल हैं काफी सुंदर हैं। दोज आर एक्सपेंसिव शूज, वो जो वहां जूते पड़े हैं, क्योंकि डिस्टेंस भी बताता है ये। दीज आपको बताएगा कहाँ पे, पास में चीज नजदीक पड़ी है। जैसे मैंने बोला मेरे आसपास फूल पड़े हैं, तो दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स मैं बोल रहा हूँ, है ना, मुझसे दूर पड़े हैं जूते, तो मैंने क्या बोला, दोज आर एक्सपेंसिव शूज, वो शूज क्या है, एक्सपेंसिव है क्योंकि वो मुझसे दूर पड़े, तो दूर के लिए दोज बोलना है। पास में अगर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो दिस बोलना है। दिस और दोज के साथ में आपको बस इतना याद रखना पड़ेगा, प्रोनाउन के अंदर आने वाली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, दिस और दैट के साथ में सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे एग्जामिनर, मान लो आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछ ले कि दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, एग्जामिनर ने आपसे ऐसे पूछ लिया भाई दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये जो फूल हैं ये काफी सुंदर हैं, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो आप मुझे ये बताओ भाई यहां पर जो वर्ड दीज आया ये क्या है, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल में ये जो दीज वर्ड आया ये क्या है, दैट यू नीड टू टेल मी, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। भाई इसके अंदर जो दीज आया वो हमारे पास में क्या बना, क्या ये प्रोनाउन बना या फिर ये एडजेक्टिव बना, दिस डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड टुडे, ये आपको डिफरेंस आज समझना पड़ेगा, क्योंकि एरर भी हमसे यही हो जाती है, गलतियां हमसे यही होती हैं, जहां जहां पे आप समझो इन वर्ड्स के साथ में दिस दैट दीज दोस्त के साथ में जहां जहां पे आपको वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मिलती है वो तो हमारे पास में क्या होते हैं, प्रोनाउन बनेंगे, और जहां जहां इन्हीं वर्ड्स के साथ में दिस दैट दीज दोस्त के साथ में आपको क्या मिल जाए, आपको नाउन मिल जाए, तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे। ये बात आज आपको समझ लेनी है, क्योंकि यही कैटेगरी है जो हमें आगे जाके और भी खराब करेगी, क्योंकि प्रोनाउन और एडजेक्टिव के जो कुछ कैटेगरीज हैं वो सिमिलर होती हैं। हेंस व्हेन दे आर सिमिलर कैटेगरीज वी नीड टू बी फुली अवेयर, है ना, हमें बिल्कुल बिल्कुल सचेत एकदम, बोलते हैं ना कोने पर जाकर के वार करना पड़ेगा भाई, तब जाके आप लोगों का प्रोनाउन तो बहुत बढ़िया चीज है, आगे तो भी प्रोनाउन में आपको बहुत चीजें और समझने को मिलेंगी, आप सरप्राइज रह जाओगे भाई प्रोनाउन इस तरीके से भी काम कर सकते हैं क्या। तो अगर ये वाली कैटेगरी आपको बतानी हो तो दिस क्या होता है, दिस हम बोलते हैं यह है ना, दैट क्या बोलते हैं, दैट वह है, दीज होता है ये वाली चीजें, दोज होता है वो वाली, आप समझ रहे हो, हिंदी भी समझो। मैं बोलता हूं ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, तो ये जब मैंने बोला ना यह मेरा पेन है, तो आप दिस इज माई पेन बोले, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, माई पेन, यह है तो दिस आया। अगर आप वह बोलते हैं तो दैट वॉज, ठीक है। अगर आप दीज बोलते हैं भाई ये वाले जो फूल पास में पड़े हैं ये फूल कितने सुंदर हैं, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो दीज बोल रहे हैं आप, ये वाले फूल, तो ये अगर आपको ये बोला ना ये है वह ये वो वस्तु के बारे में चीज के बारे में बताना हो, तो सब्जेक्ट की शुरुआत सेंटेंस की शुरुआत आप इस कैटेगरी के प्रोनाउन से कर सकते हैं, बोलने के अंदर भी आपके ये काम आते हैं। तो आज कोई आप एक बात बोल के बताएं कि जैसे मैं बोलता हूँ कि ये गलती मेरी थी, आ, या वो गलती मेरी थी, वो गलती मेरी थी, दैट वॉज माई मिस्टेक, वो गलती, तो वह बोलते हैं ना, वैसे वो मैं ऐसे बोल रहा हूँ उच्चारण में, लेकिन बोला कैसे जाता है, बोला जाता है भाई वह गलती मेरी थी, दैट वॉज माई मिस्टेक। अब मैं बोलता हूँ भाई ये गलती आपकी है, इसको बनाना हो यह गलती आपकी, तो कैसे बनाओगे,
ये आपको कमेंट करके बताना भाई यह गलती आपकी है, इसका कैसे बनेगा सेंटेंस, ठीक है? तो ये आप बनाओ, एग्जाम्पल्स बनाओ, मेहनत करो, डिटेल में जाओगे तो आपको, आई एम टेलिंग यू दैट इट इज नॉट डिफिकल्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, नीदर इट इज टू कंप्लीट योर ग्रामर कोर्स। ना ही ग्रामर कोर्स को कंप्लीट करना डिफिकल्ट है, ना ही इंग्लिश बोलना, इट इज वेरी वेरी सिंपल। हर एक चीज आपके लिए क्या है, बड़ी ही आसान है, बड़ी ही आराम से अपन समझ रहे हैं, ठीक है? चलो भाई, तो आपको याद है फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था आपको फिजिक्स वाला डिड ट्रिपल आर। तो आप देख रहे हो फिजिक्स वाला डिड में हमारी कैटेगरी देखते हैं क्या क्या हो गई है। फिजिक्स वाला डिड ट्रिपल आर की अगर मैं बात करता हूं, तो हमने रिफ्लेक्सिव कर लिए हैं, है ना? हमने पर्सनल कैटेगरी कर ली है, ठीक है? और हमने एक डेमोन्स्ट्रेटिव कैटेगरी कर ली है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी हमने कर लिया है, ठीक है? और हमने कौन सा कर लिया है, तो हमने पर्सनल कर लिया है, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव कर लिया है, हमने रिफ्लेक्सिव कर लिया है। एक आपको मैंने इसके अंदर कैटेगरी में नहीं बताया था, वो एम्पैथेटिक होता है, बट वो रिफ्लेक्सिव से ही बनी कैटेगरी है, तो उसको ज़्यादा आपको इसके लिए वरी नहीं करना है। चलो यहाँ आ जाओ, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ये वाले वर्ड होते हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच। अब ये इंट्रोगेटिव कैसे होते हैं, इनके मीनिंग क्या होते हैं? जैसे मान लो हु है, हु आता है व्यक्ति के लिए, अगर आपको किसी व्यक्ति की बात करनी है तो आप वहां पे हु की बात करेंगे, है ना? जहां पे आपको व्यक्ति के लिए ही बताना है, लेकिन बताना है हुम, किसका, इस प्रकार से, है ना? या किसे, किसका या किसे, इस प्रकार से आपको बताना है, तब आपको हुम लगाना पड़ेगा। हुज, हुज क्या होता है? हुज आपको समझना पड़ेगा, भाई हुज हमारे पास में रहता है जब हम बात करते हैं किस सेंस में, कि किसका, है ना? हुज यानी कि किसका। हुम कर दो आप किसे, ताकि कंफ्यूज ना रहो आप। हुम कर दो किसे, ठीक है? हुज कर दो किसका। और व्हाट और विच, ये दोनों आपके विच जो होता है, विच भी वस्तु के लिए आता है, और व्हाट हम लोग क्या के सेंस में यूज करते हैं, क्या, है ना? इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं। तो हर एक वर्ड को अपन अब डिटेल में समझते हैं। और देखो, ये वाली बातें समझनी क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आगे हम लोग करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा भाई विच कहाँ रिलेट करेगा, मैं हुम कहाँ लगाऊंगा, हु कहाँ लगाऊंगा। वहां गलती आपसे हो जाएगी और फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, और ये गलती मैं आपसे नहीं होने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू मेक सच अ सिंपल मिस्टेक। मैं ये गलती नहीं होने दूंगा, ठीक है? चलो, अब देखो, मैं बोलता हूँ भाई गेट पर कौन नॉक कर रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, है ना? ऐसे बोलेंगे ना, भाई गेट पर कौन है, जैसे मैंने बोला व्यक्ति के लिए आएगा, तो व्यक्ति के लिए जब आप बात करते हो कौन, कौन की जब आप बात करते हो आप बोलते हो हु। कौन गेट पर बजा रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, कौन गेट बजा रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, है ना? बाजार से कौन आ रहा है, हु इज कमिंग बैक फ्रॉम द मार्केट, है? सब्जियां कौन ला रहा है, हु इज ब्रिंगिंग द वेजिटेबल्स, ठीक है? तो द वेजिटेबल्स, तो हु का मतलब होता है कौन। जैसे आप पूछते ना, हु आर यू, आप कौन है, ठीक है? तो हु आर यू, आप कौन है, तो कौन के सेंस में क्या आता है, हु आता है। बशर्ते आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो हु, होम, व्हाट, विच, हुज है, इसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब चाहिए होगी। अगर नाउन आ जाएगी तो ये वाली जो कैटेगरी है फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ना बन के इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। ये ध्यान रख लेना, अगर इनके साथ में नाउन मिल गई आपको, तो ये फिर प्रोनाउन ना रह करके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे, ठीक है? आ जाओ, अब देखो, आपको किसने इनवाइट किया, देखो मैंने क्या बोला, हुम। हुम क्या बताया था मैंने आपको, किससे, तो या किसने, अगर किससे या आपको इनवाइट किया, तो होम डिड यू इनवाइट, इनवाइट करने वाला कौन है, यू, आप। तो आपने किससे इनवाइट किया, क्या बोलेंगे, होम डिड यू इनवाइट। तो हु कौन, होम किसे, आपने किससे पूछा। अगर मैं बोलता हूं आपसे किसने पूछा, तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा, whom did you ask, whom did you ask। और मैं आपसे इस प्रकार से पूछूंगा, whom did you ask, आपने किससे पूछा, whom did you ask, है ना?
whom did you ask? किससे पूछा? whom did you ask? ठीक है। आ, आपने किसे इनवाइट किया? whom did you invite? किसको इनवाइट किया? whom did you invite? आपको किसने इनवाइट किया? है ना? तो उस समय क्या आएगा? जब आप ऐसे बोले कि आपको किसने इनवाइट किया, हु इनवाइटेड यू या हु डिड इनवाइट यू, ठीक है, उस पर फिर वहां मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? ये पेन, कौन सा पेन आपका है? विच इज योर पेन? कौन सा पेन आपका है? विच इज योर पेन? अब देखो हुज फोन इज दिस, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हुज के साथ में अगर फोन आएगा तो हुज फिर हमारे पास में प्रोनाउन ना रह करके, क्योंकि ये नाउन है ना, फोन, फोन किसी वस्तु का नाम है ना, तो ये नाउन है। तो हुज फोन इज दिस गलत हो जाएगा। अपन सीधा बोलेंगे हुज इज दिस, ये किसका है? हुज इज दिस, ये किसका है? फिर आप बोल सकते हो भाई हाँ ये मेरा है, दिस इज माइन, है ना। तो हुज इज दिस, ये किसका है, इस प्रकार से अपन बोलेंगे। हुज फोन इज दिस नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। विच इज योर पेन, देखो एक जगह दिक्कत आएगी, विच और दैट में आपको दिक्कत आएगी। पहले मैं इसकी क्या की बात कर लेता हूँ कि व्हाट इज योर नेम, है ना। अब मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है। मैं इस तरीके से भी पूछ सकता हूँ, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि विच इज योर फेवरेट कलर। फर्क क्या होता है? मान लो दैट आ गया या विच आ गया, अगर दैट आपके पास में आएगा और विच आएगा, ये दोनों ही वस्तुओं के लिए आता है, दैट और विच। विच में क्या होता है? विच में आपके पास में चॉइस बनानी होती है आपको, चॉइस। अगर मैं बोलता हूं दैट इज योर पेन, तो मैंने सीधा बोल दिया ना भाई ये आपका पेन है, ये है पेन आपका है, दैट इज योर पेन। विच इज योर पेन, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि बहुत सारे पेन पड़े हैं, आप चॉइस बनाओ। तो चॉइस बनाने के लिए क्या आता है? विच आता है, विच इज योर पेन। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कैटेगरी जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की हमारी खत्म होती है। ये काम क्या आती है? ये क्वेश्चन पूछने के काम आती है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, हु आर यू, है ना, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, वेयर आ जाएगा। वेयर भी हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर आता है, वेयर आर यू गोइंग, है ना। या फिर आपसे ये तो पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, वेयर, कहाँ, आप बोलते हैं ना भाई कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है। कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, है ना, इस प्रकार से। अच्छा व्हेन क्या आता है? व्हेन आता है समय के लिए। व्हेन क्या आता है? समय के लिए, कि आप कब आएंगे, व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे, व्हेन विल यू कम। तो जब ये ऐसे बोला जाएगा व्हेन विल यू कम, तब तो आएगा समय के लिए। जब मैं बोलूंगा वेयर विल यू कम, तो मैं आपसे प्लेस की बात कर रहा हूँ, जगह से जगह की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन करोगे ना, एग्जामिनर आपसे एरर करवा लेगा वहां पे, और आपको पता भी नहीं चलने देगा। मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर आपसे मिस्टेक करवा लेगा, और एग्जामिनर आपको पता भी नहीं चलने देगा भाई आपने मिस्टेक कहाँ करी है ना। तो प्रोनाउन का जो मेन मेन मोटिव होता है, वो होता है एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में बनाना, एक सेंटेंस को बोलना शुरू करना, और ग्रामर की बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बातें इसके अंदर रहती हैं। ठीक है। अगली कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। आप एक छोटा सा काम कर लेना, मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। आप एक एक सेंटेंस जो है WH वर्ड का बना करके मुझे क्वेश्चन पूछना, मुझसे मुझसे क्वेश्चन पूछना, मेरे लिए पूछना, है ना। तो वो वेयर से पूछ सकते हो, व्हेन से पूछ सकते हो, हु से पूछ सकते हो, व्हाट से पूछ सकते हो, विच से पूछ सकते हो, हुज से पूछ सकते हो। ये सारे वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स पे काम करना। कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, अपन फिर बहुत, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ अपन को चलना है। रिलेटिव प्रोनाउन, देखो रिलेटिव प्रोनाउन अब यही वो कैटेगरी है जहां पर आपको बाजी मारनी है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से समझ करके। उन वर्ड्स को आपने वहां क्यों समझा? क्योंकि यहां आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी। वर्ड्स वही हैं, लेकिन ये काम अब रिलेटिव प्रोनाउन का कर रहे हैं। रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव होते हैं अपने रिश्तेदार, जो ज्यादातर लोगों को पता ही है भाई कैसे होते हैं, अब मैं क्या बताऊं। रिश्तेदार, तो रिश्तेदार होते हैं हमारे कौन? रिलेटिव होते हैं रिश्तेदार। अब जब मैं रिलेटिव की बात करता हूँ, रिश्तेदारों की बात करता हूँ, आपके दिमाग में एक बात तो बिल्कुल साफ आ जाएगी,
भाई जब मैं रिलेटिव प्रोनाउन की बात करता हूँ तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे रिलेटिव होते हैं, अपने 30-40 मिनट के अंदर क्या होता है, उनसे अपन समझ लेते हैं ना कि कैसे हैं, कैसे नहीं है। तो वो जो चीज़ होती है, वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, है ना? तो अब देखो, अ, भाई हु अपने पास में आया, हुम आया, हुज आया, विच आया और दैट आया। ये सब कैटेगरी क्या हो गई? ये वाली कैटेगरी अपने पास में हुई रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? आपस में संबंध बताने वाले होते हैं, आपस में रिश्ता बताने वाले होते हैं। और यहाँ पे आपसे एग्जाम में एरर करवा लेगा एग्जामिनर, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ देखो, आ, वो लड़का जिसने रेस जीती वो मेरा दोस्त है, द बॉय, है ना? वॉन द रेस इज माई फ्रेंड। अब आप क्या लगा रहे हो? द बॉय के लिए आप हु यूज कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया था, हु यूज होता है किसी व्यक्ति के लिए, और कौन के लिए, या फिर वो के लिए, यानी कि जो लड़का, द बॉय। अब जो बॉय है उसके लिए आप हु लगाओगे ना, वह लड़का जिसने रेस जीती। अब ये वॉन द रेस इज माई फ्रेंड, वह लड़का जिसने रेस जीती मेरा दोस्त है वह। आपने यहाँ पे हु क्यों लगाया, होम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अब आप इसके अंदर सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, ठीक है? जैसे आपने पहले पढ़ा था ना, ऐसे मैंने लिखा आपको, whom whom did you invite? आपने किसको इनवाइट किया? तो अगर आप इसका आंसर देते ना, तो नेचुरली क्या होता, ये जो whom वाले का आंसर होता, वो एक ऑब्जेक्ट बनता। कैसे? अब मैंने आपको बोला होम डिड यू इनवाइट, आपने किससे इनवाइट किया? आपका आंसर क्या होता? आपका आंसर ये होता सिंपल सा कि आई इनवाइटेड। मैंने किससे इनवाइट किया? आई इनवाइटेड नेहा। मैंने नेहा को इनवाइट करा। ये आपका आंसर होता, होम डिड यू इनवाइट, आई इनवाइटेड नेहा, है ना? भाई आपने किससे इनवाइट किया? किससे इनवाइट किया? ये भी क्या है, किससे ही है, जिसने, जिस लड़के ने रेस जीती थी। लेकिन है क्या, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और ये वाला जब इसका आंसर आता, तो आप उस व्यक्ति का नाम बताते ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जब होम आता है, आता हु की तरह ही है, लेकिन होम का मतलब होता है कि आप उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जानना चाह रहे हो, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो जानना चाह रहे हो ना। मैंने पहले बताया, सब्जेक्टिव कैटेगरी अलग होती है, ऑब्जेक्टिव कैटेगरी अलग होती है। वैसे ही होम, जब आप ऑब्जेक्ट का पता लगाना चाह रहे हो, पता नहीं है, यू विश टू नो अबाउट दी ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि होम डिड यू आस्क फॉर द मनी, आपने पैसे की सहायता किससे मांगी? होम डिड यू आस्क फॉर द मनी। अब आपका आंसर होगा, आई आस्क्ड गीता, आई आस्क्ड नेहा, आई आस्क्ड दीपक। आप समझ रहे हो भाई, काम को करने वाले तो आप ही हुए। नेहा, दीपक, गीता जो है, वो, उसके ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ रहा है जिससे आपने पैसे मांगे। तो होम आता वैसे ही है, हु की तरह ही काम करता है, लेकिन हु सब्जेक्ट के रूप में आता है। आ, उसके अंदर दो लोग नहीं होते। जैसे मैं बोलता हूँ कि हु विल ब्रिंग वेजिटेबल्स, तो आप बोल सकते हो आई विल ब्रिंग वेजिटेबल्स। इसमें आपने आई बता दिया, सब्जेक्ट बता दिया, लेकिन इसके अंदर कोई और प्रोनाउन नहीं है। क्लियरिटी मिल रही, क्लैरिटी मिल रही है? भाई क्लैरिटी तो यही होगी ना, कि हु और हुम में इतना फर्क है कि हुम जब भी आएगा, तब आप जानना चाह रहे हो भाई उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। और हु तब आता है जब हमें पता होता है कि एक ही है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट सब्जेक्ट की बात चल रही है। द बॉय हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड। द बॉय के साथ में यहाँ पे हु आया, अगर यहाँ पे वेन आता तब गलत होता, वेन समय के लिए आता है। वेयर आता तब गलत होता, वेयर जगह के लिए आता है। विच गलत होता, विच वस्तु के लिए आता है। दैट गलत हो जाता, दैट वस्तु के लिए आता है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहां देखो, द बुक दैट आई लॉस्ट वॉज एक्सपेंसिव। द बुक, वह किताब जो मैंने खो दी। अब किताब क्या वस्तु है ना, इसलिए आप क्या लगा रहे हो? द बुक हु आई लॉस्ट नहीं लगा सकते थे, द बुक होम आई लॉस्ट नहीं लगा सकते थे, द बुक दैट आई लॉस्ट वॉज एक्सपेंसिव आता। और यहाँ पर द बुक आई लॉस्ट दैट वॉज एक्सपेंसिव, द पेन आई लॉस्ट दैट वॉज एक्सपेंसिव है, द फ्रेंडशिप दैट वी ब्रोक।
एंड द फ्रेंडशिप वी ब्रोक दैट वाज वेरी स्पेशल। वो फ्रेंडशिप बहुत स्पेशल थी। फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूँ, व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रेंडशिप क्या होगी, एक नॉन लिविंग नाउन है ना, इस प्रकार से। तो फ्रेंडशिप वैसे अगर आप समझना चाहें तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में आएगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, स्टेट होता है, अवस्था होती है जीवन की, वहां आती है ये, ठीक है। तो द बुक दैट आई लॉस्ट वाज एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे आप विच भी लगा सकते थे। द बुक विच, द बुक विच आई लॉस्ट वॉज एक्सपेंसिव, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जब मैं इस कैटेगरी की बात करता हूं, द बुक विच आई लॉस्ट वॉज एक्सपेंसिव, ये जो बुक है, द बुक जो मैंने खोई, विच आई लॉस्ट वॉज एक्सपेंसिव, यही यहाँ पे था, द बुक दैट आई लॉस्ट वॉज एक्सपेंसिव। फर्क इतना मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर कि इससे पहले यहाँ पे कोमा लगा होना चाहिए। ये कोमा बड़ा काम खराब कर देगा। हम जब पंक्चुएशन करेंगे तब आपको कोमा समझ आएगा कि ये कोमा कितना काम खराब कर सकता है। तो यहाँ पर जब मैं लिखता हूँ द बुक विच आई लॉस्ट वॉज एक्सपेंसिव, तो मुझे द बुक के बाद में एक कोमा चाहिए होगा। द बुक विच आई लॉस्ट वॉज एक्सपेंसिव, द बुक दैट आई लॉस्ट वॉज एक्सपेंसिव, दोनों ही कैटेगरी सही है। विच से पहले क्या आता है, विच से पहले कोमा, ठीक है। अब देखो, आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं, हुज मदर इज ए डॉक्टर, जिसकी मदर एक डॉक्टर है, जो खुद डॉक्टर नहीं है। अगर खुद डॉक्टर होती तो क्या लगाते, हु इज अ फेमस डॉक्टर। आई नो द गर्ल हु इज अ फेमस डॉक्टर, लेकिन क्या बोल रहे हो, मैं उस लड़की को जानता हूं जिसकी मदर एक डॉक्टर है। आई नो द गर्ल हुज मदर इज अ डॉक्टर, ये सही रहेगा। आई नो द गर्ल हुज मदर, जिसकी मम्मी। आई नो आई नो अ बॉय हुज फादर इज अ साइंटिस्ट, जिसके पापा एक साइंटिस्ट है ना। तो हुज फादर, आप समझ रहे हो। आपको एक बात और समझ पता लगेगी कि जैसे हु आ रहा था ना, हु आ रहा था, हु एक सब्जेक्टिव कैटेगरी का आंसर ढूंढने के लिए आता है, ठीक है। हु क्या आता है, हु एक सब्जेक्टिव कैटेगरी का प्रोनाउन का आंसर ढूंढने के लिए आता है। हुज कहाँ आता है, हुज आता है जब आप ढूंढते हो एक पजेसिव कैटेगरी का प्रोनाउन। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी। जब एक प्रोनाउन के साथ में नाउन जुड़ी हो, वहां पे आता है हुज। जैसे यहाँ पे हुज मदर, इसमें क्या हो रहा है, मदर एक हमारे पास में नाउन है और हुज हमारे पास में क्या है, प्रोनाउन है। तो हुज मदर मतलब किसकी, जिसकी मम्मी। हुज फादर, जिसके पापा। हुज अंकल, जिसके अंकल। तो अब अंकल भी नाउन है, मदर भी नाउन है, फादर भी नाउन है। दैट्स वेयर इट प्लेज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। हमें चीजों को समझने में ना इतना सिग्निफिकेंट रोल ये प्ले करती हैं बातें, कि आपको और धीरे जितना जितना आप डीप में जाते जाओगे, मैं तो बोलता हूं आज जो क्लास ले ली आपने, इस क्लास के बाद में आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे और यूं ही इसको नहीं छोड़ेंगे, ये आप मुझसे प्रॉमिस करें। तो वहां पर क्या होगा, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा कि आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि चीजें हमें खुद से समझनी है। बोलना भी होता है तो हो भी बोलो, होम भी बोलने की प्रैक्टिस करो, होज भी बोलने की प्रैक्टिस करो। होज के साथ में नाउन लगाओ, चीजों का संबंध बनाओ। ये पेन किसका है, होज पेन इज दिस, है ना। अच्छा, एसी कौन ऑन करेगा, कौन ऑन करेगा। अब मैं संबंध नहीं बता रहा हूँ एसी का, मैं ये नहीं बोला कि किसका एसी, हुज एसी बोलता। मैं बोल रहा हूँ भाई एसी कौन ऑन करेगा, तो कौन यानी कि हु, है ना, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने एसी ऑन करने के लिए किसको बोला, होम डिड यू आस्क टू स्विच ऑन द एसी। आप क्या बोलोगे, आई आस्क्ड नेहा। अब नेहा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो होम आता है ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, हु आता है सेंटेंस का सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, और हमारे पास में
हुज आता है जब आप एक नाउन के साथ में संबंध बताते हो। तो आई नो द गर्ल हुज मदर आएगा, हु मदर नहीं आ सकता था, विच मदर नहीं आ सकता था, व्हेन मदर नहीं आ सकता था, वेयर मदर नहीं आ सकता था। जब वेयर आएगा तो वो जगह के लिए आएगा। जैसे आई डोंट नो। अगर मैं यहां ऐसे लिखता हूं, आई डोंट नो व्हेन ही इज, मैं नहीं जानता कि व्हेन होता है कब। अब कब तो समय के लिए आता है ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो वह कहां पर है, आई डोंट नो वेयर ही इज। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। तो कहाँ, जगह के लिए व्हेन, समय के लिए सॉरी जगह के लिए वेयर, समय के लिए व्हेन। ये बातें आपको पकड़ में आनी चाहिए मेरे दोस्त। ये रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एरर के अंदर भी। ठीक है, तो ये अपनी अभी तक कैटेगरी हुई। अपन बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर। चलो भाई, देखो बात समझने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट क्या होते हैं, अनिश्चित, जिसके बारे में पता ना हो, जानकारी ना हो कौन है क्या है, आपको वर्ड से ही समझ आ जाएगा। जैसे मैंने बोला इनडेफिनिट होते हैं जिसके बारे में पता ना हो, जो अनिश्चित है, जिसके बारे में वी डोंट हैव एनी आइडिया, हमारे पास आइडिया नहीं है। अब मैंने यहाँ बोला आपको भाई समवन, समवन मतलब कोई, एनीवन कोई भी, एवरीवन सभी, कौन सभी पता नहीं है, नो वन कोई नहीं, नथिंग कुछ नहीं, है ना, समथिंग कुछ कुछ, एवरीथिंग सब कुछ, ईच प्रत्येक, फ्यू संख्या के लिए आता है, मैनी बहुत सारे, ऑल सभी, एनी सम नन। ये सब क्या आते हैं, ये सब आते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस की कैटेगरी में। जब हमें आंसर नहीं पता होता, कि जैसे मैं बोलता हूँ हु इज एट द गेट, जैसे पहले बोला था हु इज नोकिंग एट द गेट, गेट पर कौन नोक कर रहा है। अब इसका आंसर तो कोई ना कोई होगा। आई एम नोकिंग, ही इज नोकिंग, शी इज नोकिंग, राहुल इज नोकिंग, दीपक इज नोकिंग, या फिर समवन इज एट द गेट, कोई गेट पर है पर मुझे नहीं पता कि वो कौन है। इसलिए तो क्या हुआ, इनडेफिनेट है, वो अनिश्चित है, उसका पता ही नहीं कौन है। तो समवन इज एट द गेट इनडेफिनेट प्रोनाउन आता है जब ये बताना होता है भाई कोई गेट पर है। अब कौन है ये पता नहीं, है ना। जैसे मैंने बोला भाई, आप कई बार बोलते हो ना कुछ भी असंभव नहीं है। अब क्या कुछ भी, ये तो मैंने बात करी नहीं, बड़ी बड़ी फेंक दी भाई कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन क्या कुछ भी, तो वो जो कुछ भी संभव नहीं है, असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना। अच्छा यहाँ देखो, फ्यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, कुछ को टॉपिक समझ में आ गया। जैसे आज वाला टॉपिक है, मैं बोलूंगा फ्यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, फ्यू अंडरस्टूड द टॉपिक। अब आप में से कुछ बोलेंगे सर वी ऑल अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑल मतलब सभी, ऑल आर इनवाइटेड, सभी क्या है, इनवाइटेड है, ऑल आर इनवाइटेड, फ्यू अंडरस्टूड कुछ समझे। ठीक है, इस प्रकार से। पर डिफरेंस क्या होगा, मैंने आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाए हैं और मैंने आपको डिटर्मिनर्स भी पढ़ाए हैं। अब क्या होता है, जैसे ये जो वर्ड्स है ना, फ्यू, मैनी, ऑल, एनी, ये फ्यू होता है नंबर के लिए, संख्या बताते हैं आप। मैनी भी संख्या के लिए होता है, आप बताते हैं बहुत सारे, बहुत सारे बताते हैं आप मैनी का यूज करके। एनी मतलब कोई बोलते हैं, सम मतलब कुछ बोलते हैं। तो ये जब छोटी छोटी बातें बतानी होती है ना, इन सब वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ ईच, मैं बोलता हूँ हर कोई अपने अपने लेवल पे अच्छा है, ईच वन इज एक्सीलेंट, है ना, ईच प्रत्येक कोई, हर कोई, इस प्रकार से। ठीक है, फ्यू, फ्यू क्या होता है, फ्यू होता है भाई नंबर के लिए आता है। फ्यू अंडरस्टूड द टॉपिक, कुछ मतलब कुछ लोग टॉपिक को समझ गए। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन ध्यान क्या रखना पड़ेगा,
फ्यू हो गया आपके पास में, मैनी हो गया, लिटिल हो गया, सम हो गया, है ना, मच हो गया। ये एडजेक्टिव का रोल भी प्ले करेंगे। बस वहां ये पकड़ रखना कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ में आता है। जैसे मैं बोलता हूं, आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, आई हैव सम फ्रेंड्स। यहां देख रहे हो, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि ये सम क्या है, तो आप ये थोड़ी बोलोगी भाई ये सम प्रोनाउन है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये प्रोनाउन के रूप में आता है, तो आप समझ रहे हो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है, हालांकि ये लिंकिंग वर्ब है। मैं वर्ब में समझाऊंगा आपको कैसा होता है ये। तो समवन इज एट द गेट, कोई गेट पर है, आप इसका यूज कर रहे हो ना। यहां देखो, सम फ्रेंड्स, यहां फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ये हमारे पास में नाउन आ रही है। और नाउन के बारे में विशेषता कौन बताते हैं? एडजेक्टिव्स बताते हैं। समझ रहे हो? तो जब ऐसे आए, आई हैव सम फ्रेंड्स, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे। जब ये वर्ब के साथ में आई है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में, जैसे यहां आया था, कुछ को टॉपिक समझ आया, फ्यू अंडरस्टूड द टॉपिक, है ना। जब फ्यू अंडरस्टूड द टॉपिक मैंने बोला, तब हमारे पास में क्लैरिटी हमें मिली कि हम यहाँ पे प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। फ्यू अंडरस्टूड, अंडरस्टूड क्या है? वर्ब है। और फ्यू क्या हो गया हमारे पास में? प्रोनाउन हो गया। अगर मैं इसी तरीके से बोलता कि आई हैव, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तब भी ये सेंटेंस सही होता। बट इतनी सी बात फर्क बदलती कि ये फ्रेंड्स हमारे पास में नाउन होती, और अब ये जो ए अ फ्यू होता, ये हमारे पास में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता, ये प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है, तो बस ये इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यही फर्क समझना आप। और ज़्यादातर क्या होते हैं, ये प्रोनाउन के रूप में बहुत कम पूछे जाते हैं आपसे। ये पूछे जाएंगे आपसे एडजेक्टिव के अंदर, और वो मैंने क्लास पूरी ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके चेक करना, बड़ा ही मजा आएगा। ठीक है जी। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव, इन वर्ड्स से आपको बचना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में वर्ड्स आते हैं, ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया। ठीक है, आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि यही वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी है। प्रोनाउंस में वही वाली बात कि इनके साथ में हमारे पास में क्या आनी चाहिए? जस्ट हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, ईच क्या बोलता है? ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और ये प्रत्येक आएगा। ईदर मतलब दोनों में से, दोनों ही, दोनों ही के सेंस में आता है। और नीदर आता है दोनों ही नहीं, या कोई भी नहीं, इस तरीके से आता है। दोनों ही नहीं, कोई भी नहीं, दोनों ही, कोई भी, इस प्रकार से। और ईच आता है हमारे पास में प्रत्येक के लिए। अब देखो, यहाँ जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, ईच ऑफ यू। क्योंकि ये ऑफ और यू हमारे पास में फिर नहीं आना चाहिए, ये आएगा ईच विल गेट अ टर्न। ईच विल गेट अ टर्न, ये बिल्कुल सही रहेगा। इसका मतलब है प्रत्येक की बारी आएगी, ईच विल गेट अ टर्न। तो ईच यहाँ पे सब्जेक्ट का रूप में काम कर रहा है, इसका मतलब है प्रत्येक। और इसके साथ में हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब आ रही है, ईच विल गेट अ टर्न। ठीक है, अब यहाँ पे ईदर ऑप्शन इज फाइन, ये भी निकाल दो, क्योंकि ऑप्शंस नाउन है। अगर नाउन ईदर के साथ में आएगी, तो फिर ये ईदर एडजेक्टिव का काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे क्या आएगा? ईदर इज फाइन, ठीक है, मतलब जो भी है वो सही है। अब यहाँ पे नीदर ऑफ द बॉयज निकालो, क्योंकि बॉयज नाउन है। नीदर केम टू द क्लास, नीदर मतलब कोई नहीं आया। आपको नेगेटिव बताना होता है ना, तब आप नीदर का यूज करते हैं। कहीं कुछ कहीं पर प्रोनाउंसिएशन नाइदर होगी, आइदर होगी, कहीं पर ईदर नीदर होगी। जब आपको ये बताना पड़े भाई, आ, आप कई बार बोलते हैं ना, ठीक है यार, जो आप जैसे शॉपिंग करने के लिए जाएं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि लड़कों की चॉइसेस नहीं होती। अब हस्बैंड गया वाइफ के साथ में, वाइफ बोल रही कि ये शूज़ देख लो, ये देख लो, तो बोलता है इधर इज़ फाइन, इधर इज़ फाइन, मतलब दोनों में से मुझे कोई भी चलेगा। जब ये बातें आपको बतानी होती हैं, इधर इज़ फाइन, वहाँ आप ये बताते हो भाई दोनों में से दोनों चॉइसेस मुझे सही हैं। लेकिन जब आपको बोलना होता है भाई दोनों ही सही नहीं है, या कोई भी सही नहीं है, वहाँ आप क्या बोलते हैं?
नीदर इज फाइन, भाई दोनों मुझे अच्छे नहीं लग रहे, दोनों ही अच्छे नहीं लग रहे, तो नीदर इज फाइन, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, तो ईदर इज फाइन। अच्छा, जैसे बोलते हैं ना कि मान लो कोई आए रिश्ता लेकर के और बात चल रही है और बोल रहे हैं भाई आपको कार दे या बाइक दे, तो लड़का जो दहेज नहीं लेता वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा इधर इज फाइन, कुछ भी दे दो, है ना, तो इधर इज फाइन। तो वहां होता है इधर इज फाइन, मतलब कुछ भी मिल जाए चल जाएगा, ठीक है, लेनी, लेकिन डॉवरी लेनी नहीं है, दहेज लेना नहीं है, बल्कि दो लड़की को जितना दे सकती हो दो, बोल दो ऐसे करके मैं हूं ना, मैं दूंगा ना, तू क्यों दे रही है, ऐसा होना चाहिए टारगेट भाई, ठीक है। इसलिए तो बोलता हूँ पढ़ाई करो, लाइफ में कुछ बनो, ताकि दे पाओ किसी लड़की को, अच्छा लाइफ में बना पाओ, ठीक है। हाँ, नीदर केम टू द क्लास, नीदर, भाई मैं बोल रहा हूँ भाई लड़का कोई भी क्लास में नहीं आया, लेकिन मैं लड़का शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं लड़का बोलूंगा ना तो वो नाउन लगेगी, और नाउन लगते ही ये प्रोनाउन की जगह एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो नीदर केम टू द क्लास, नीदर केम टू द क्लास, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ईच विल गेट अ टर्न, ईदर इज फाइन, नीदर केम टू द क्लास, ये आप इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे ईच आपको बताना हो प्रत्येक के सेंस में कि क्लास में हर एक लड़का इंटेलिजेंट है, तो ईच इज इंटेलिजेंट बोलना, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट बोलोगे तो वो फिर हमारे पास में एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी इसकी बात थी, बस एवरी में ध्यान रखना, आप एवरी इज फाइन कभी नहीं बोलते, इस बात को ध्यान रखना, बस ये अगर लिखा हो कहीं पे तो ये गलत हो जाता है। बाकी जब आप इससे रिलेट करके एडजेक्टिव पढ़ोगे ना, जब आप इससे रिलेट करके संबंध बना के एडजेक्टिव पढ़ोगे, तब आपके वहां पे बहुत ज्यादा कैटेगरीज क्लियर होंगी, आपको बहुत अच्छा एडजेक्टिव से आपको मतलब पता लगेगा भाई कितना प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में फर्क था। बस शर्त है कि आपने ये कैटेगरी पूरी, ये वाला टॉपिक पूरा देख लिया हो, ठीक है। आ जाओ भाई, मैं बात कर लेता हूँ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की। और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं परस्पर संबंध बताने वाले, परस्पर संबंध बताने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इसमें दो ही कैटेगरी, दो ही वर्ड्स आते हैं, ईच अदर या फिर वन अनदर, और ये आपकी एरर करवा देंगे, इस बात को ध्यान रखना। जैसे ईच अदर वर्ड है, वन अनदर है, ये आपकी गलती करवा देंगे, एरर करवा देंगे, इस बात से आपको बचना पड़ेगा, इस चीज को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। ईच अदर आता है जब यूज्ड फॉर टू पीपल और थिंग्स, जब दो लोगों के लिए या दो चीजों के लिए यूज किया जाए तब आएगा ईच अदर। और वन अनदर आता है यूज्ड फॉर मोर देन टू पीपल और थिंग्स, जब दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज किया जाता है वहां पर आता है वन अनदर, ठीक है। अब जैसे क्या मैंने बताया, परस्पर संबंध बताने के लिए, जैसे यहां लिखा हुआ है राम और श्याम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिखा जाएगा राम एंड श्याम रिस्पेक्ट ईच अदर, राम एंड श्याम रिस्पेक्ट ईच अदर। रिस्पेक्ट क्या होता है, आदर करना, ईच अदर होता है एक दूसरे का, तो राम एंड श्याम रिस्पेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो राम और श्याम ने एक दूसरे की इज्जत करी, तो एक दूसरे के लिए, तो दो लोग हैं ना राम और श्याम, यहाँ पे वन अनदर नहीं आ सकता था। और रेसिप्रोकल क्या हुआ, रेसिप्रोकल हुआ पारस्परिक, एक दूसरे की, है ना, तो एक दूसरे की जब बात आती है, जब बात करते हैं, इस प्रकार से हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में चलते हैं। आगे देखते हैं भाई, अगला देखो, द स्टूडेंट्स इन द ग्रुप हेल्प्ड वन अनदर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, इस जो ग्रुप में स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी, वन अनदर, वन अनदर क्या होता है, एक दूसरे की, लेकिन क्या बोल रहा हूं, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने हैं, बहुत सारे, तो द स्टूडेंट्स इन द ग्रुप हेल्प्ड वन अनदर आएगा, वहां पे ईच अदर मत लगाना, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे और कुछ फायदा इसमें नहीं होगा। दे वर ब्लेमिंग ईच अदर फॉर द मिस्टेक, दे वर ब्लेमिंग ईच अदर मतलब एक दूसरे को, फॉर द मिस्टेक यानी दो लोग थे और वो एक दूसरे को गलती के लिए क्या कर रहे थे, ब्लेम कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, तो देवर ब्लेमिंग ईच अदर फॉर द मिस्टेक। यानी कि जहां पर आपको वन अनदर का यूज करना है, इट्स क्वाइट सिंपल दैट नीड टू यूज वन अनदर फॉर मोर देन टू पीपल, जहां दो से ज्यादा लोगों के बीच में पारस्परिक संबंध बताना चाह रहे हो, मोर देन टू पीपल, वहां पर यूज करो वन अनदर। जहां पर आप पारस्परिक संबंध बताना चाह रहे हो एक दूसरे के बीच में, वहां पे यूज करेंगे अपन वर्ड्स
ईच अदर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अ, अगर मैं बात करता हूँ भाई राम और श्याम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो राम और श्याम दो लोगों के बीच में आ रहा है ना, तो ईच अदर। जैसे आप बोलते हैं भाई, हम जो हस्बैंड वाइफ है, हम कई बार ऐसे बोल देते हैं, या भाई बहन बोल देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, तो वी लव ईच अदर। वी लव वन अनदर नहीं आ सकता। वन अनदर कब आएगा? वन अनदर आएगा जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पीपल। जब आप दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो, वहां पे आता है वन अनदर। तो वन अनदर आता है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दे लव वन अनदर। अब दे बहुत सारे लोग हैं, कौन कौन है ना, या वी लव वन अनदर। तो इस प्रकार से आ सकता है जब आप नंबर ज्यादा बताना चाह रहे हो। तो ये जो हमने आज प्रोनाउन पढ़े, ये एक सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, और वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे करके हमारा एक सेंटेंस बनता है। तो आज हमने सब्जेक्ट पूरा कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम रिलेट करके ही पढ़ेंगे, प्रोनाउन के साथ रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। तो वर्ब पढ़ोगे तो वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी इसके अंदर, प्रोनाउन चैप्टर के अंदर। एक बात जो मैं अभी दोबारा आपको रिपीट करना चाहता हूँ, ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कि एक तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। जो वो ध्यान रखने हैं, फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन सा है, वो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए। और एक जो मैंने आपको बताया था भाई, लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा, वो ये कि नो कैटेगरी हो गई, और आपने ध्यान रख लिया कोई फिजिक्स वाला के फॉर्मूले से हमने नो कैटेगरी पढ़ ली। वो नो कैटेगरी आपके सामने आ गई सारी की सारी। जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ आपको किसी भी एक वे के अंदर, अगर मैं आपको इस प्रकार से बोल पा रहा हूँ, देखो, मैंने बोला राहुल वॉज अ साइंटिस्ट, ही किल्ड अ डॉग। यहां मैंने लिखा राहुल। राहुल एक नाउन है, और मैंने बोला राहुल की जगह पर ही अपन प्रोनाउन यूज करते हैं ही का, वह या उसने। तो जब आप पैराजंबल करोगे ना, पैराजंबल में ये एक रूल आएगा जहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप पैराजंबल की सीक्वेंसिंग करोगे, जब भी आप उसकी सीक्वेंसिंग करोगे, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई राहुल या कोई भी नाउन, कोई भी जो नाउन होती है, वो पैराजंबल की शुरू में आएगी। अगर उसी नाउन, उसी पैराजंबल के अंदर, लेट्स से आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, ये चार पार्ट दिए हुए हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अगर आपको इस प्रकार से ये पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो मैं आपको ये बात इस तरीके से बता रहा हूं भाई, अगर आपके पास थर्ड नंबर पे राहुल लिखा हुआ है, और फिर राहुल के लिए प्रोनाउन ही आ रहा है, तो आपको पैराजंबल में ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो थर्ड नंबर वाला है ना, ये ही के पहले ही आएगा पैराजंबल के अंदर। क्योंकि एक नाउन के लिए ही हम लोग एक प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो पहले नाउन आएगी, उसके बाद ही प्रोनाउन आएगा। तो जब भी पैराजंबल करो, ध्यान रखना भाई, नाउन अगर दी हुई है और उस नाउन के लिए प्रोनाउन आ रहा है, तो नाउन वाला सेंटेंस पहले आएगा रीअरेंजमेंट करने के अंदर, और फिर प्रोनाउन वाला सेंटेंस आएगा। इस बात को आपको नोटिफाई करना है, इस बात को आपको नोट करके चलना है, क्योंकि ये बहुत ही गहन बात है, बहुत ही डिटेल में बात है। इसलिए मैंने आपको इस प्रकार से बात एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, पैराजंबल का सेशन बना हुआ है, यूट्यूब पे बना हुआ है। ऐप पर हमने अभी अपलोड नहीं किए हैं। तो ऐप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं। यू गोटा गो एंड चेक दैट, आपको जाना चाहिए, चेक करने चाहिए। डिटर्मिनर्स के बने हुए हैं, मॉडल्स के बने हुए हैं, नाउन का बना हुआ है, टेंस कंडीशनल सेंटेंसेस के पीवाईक्यू बने हुए हैं। एवरीथिंग इज देयर, वोकैब के बहुत सारे सेशंस पड़े हुए हैं, जाके चेक करो, आपका एग्जाम में भला होगा। अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राधे।